तो उस केस में आपका पीआर का हिसाब किताब होगा। अदरवाइज थोड़ा सा औखा हिसाब किताब है। वो लोग जिनका 500 से कम स्कोर है उनके लिए अभी भी खतरा थोड़ा सा है। प्रॉबेबली उनको जो आईटी है वो मिल जाएगा और वो भी बन पाएंगे पक्के कनाडा वाले। और 1 जनवरी 2025 से लेकर 24 जुलाई 2025 तक, मतलब इस साल के पहले 7 महीनों में आईआरसीसी ने एक्सप्रेस एंट्री के टोटल 27 ड्रॉज निकाले हैं। और इसी चीज को अगर हम पिछले 2 सालों की टाइमलाइन से कंपेयर करें तो 2024 के पहले 7 महीनों में आईआरसीसी ने 27 ड्रॉज ही निकाले थे और 2023 के पहले 7 महीनों में आईआरसीसी ने 22 ड्रॉज निकाले थे। अब देखा जाए तो यार नंबर ऑफ ड्रॉज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दूसरी चीजें, दूसरे एट्रीब्यूट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 मेन चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई इस साल के पहले 7 महीनों में एक्सप्रेस एंट्री का क्या हिसाब किताब रहा है, कितने ड्रॉज निकले हैं, क्या सिस्टम बना है, और आने वाले जो 5 महीने हैं इन 5 महीनों में एक्सप्रेस एंट्री का क्या हिसाब किताब रहेगा, कितने ड्रॉज निकल सकते हैं, क्या कट ऑफ वगैरह हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप पीआर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो कि भाई आपकी कनाडा की पीआर होगी नहीं होगी, क्या हिसाब किताब रहेगा, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो एंड तक देखना। नो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। 2025 मतलब इस साल के पहले 27 ड्रॉज में 49,403 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं, लेकिन सेम ड्यूरेशन में 2024 के 27 ड्रॉज में 62,615 इन्विटेशंस इशू किए गए थे। और भाई साहब 2023 में सेम ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ ड्रॉज थे वो कम थे, लेकिन जो नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशू किए गए थे वो थे 69,146। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि भी इस साल के पहले 7 महीनों में जो नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशू किए गए हैं, मतलब एक्सप्रेस एंट्री में जो नंबर ऑफ आईटीएज इशू की गई हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई हैं। इसका मेन रीजन यही है कि भी इस साल गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है ना, वो चेंज हो गई हैं। उन्होंने इमिग्रेशन को थोड़ा सा स्लो इसलिए कर दिया है बिकॉज दे वांट टू डील विद हाउसिंग क्राइसिस एंड अफोर्डेबिलिटी इश्यूज। बाकी इस चीज को थोड़ा सा और डाइसेक्ट करें, मतलब और डिटेल में देखें और ये समझे कि भी कौन सी कैटेगरी के कितने ड्रॉज निकले और किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा आईटीएस इशू किए गए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने को मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेंड्स वगैरह पता लगते हैं। तो 2025 में 24 जुलाई तक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के टोटल 13 ड्रॉज निकले हैं, जिसके अंदर 6053 आईटीएस इशू की गई हैं। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के 7 ड्रॉज निकले हैं टोटल, जिसके अंदर 18,850 आईटीएस इशू की गई हैं। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ ड्रॉज टोटल 3 निकले अभी तक 7 महीनों में, लेकिन जो नंबर ऑफ आईटीएस इशू की गई है वो ऑलमोस्ट कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के इक्वल है, 18,500। और हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज वाली कैटेगरी की बात करें तो भाई साहब 3 ड्रॉ निकले हैं, लेकिन जो आईटीएस है वो सिग्निफिकेंटली कम है, 5,000 आईटीएस। और एजुकेशन ऑक्यूपेशंस के अंदर देखें तो एक ही ड्रॉ निकला है पिछले 7 महीनों में 2025 के, और जो नंबर ऑफ आईटीएस इशू की गई हैं वो है 1000। अब जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली कैटेगरी है उसके जो स्पेसिफिक ड्रॉ निकले हैं, ऑल्दो उनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा कम है, पिछले 7 महीनों में सिर्फ 3 ड्रॉ निकले हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ आईटीएस इशू की गई हैं वो बहुत ज्यादा है, 18,850 आईटीएस, विच आर 37.4% ऑफ द टोटल आईटीएस इशूड इन 2025 सो फार। इसका मेन रीजन यही है कि भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि भी एटलीस्ट 2029 तक उनका जो मेन फोकस है ना वो रहेगा फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली कैटेगरी के ऊपर। इसलिए सिर्फ 3 ड्रॉ निकले हैं, लेकिन हर ड्रॉ में 3000 प्लस 4000 प्लस आईटीएस वगैरह इशू की गई हैं। और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम मतलब पीएनपी के राउंड्स की बात करें तो भाई साहब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सबसे कम आईटीएस इसी कैटेगरी के अंदर इशू की गई हैं। इसका रीजन ये है कि भी आज के टाइम पे पीएनपी लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। सब प्रोविंसेस ने अपने काफी सारे प्रोग्राम्स वगैरह बंद कर दिए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको काफी ज्यादा टाइट, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, और जो कोटा है ना वो बहुत ज्यादा कम कर दिया है। हर एक प्रोविंस, चाहे अल्बर्टा ले लो, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कॉशिया, सारी की सारी अटलांटिक प्रोविंसेस, हर एक प्रोविंस का हिसाब किताब जाके देख लो, सबको कम लोग चाहिए अंडर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो इसी वजह से जो आईटीएस है ना वो भी काफी ज्यादा कम हो गई है। मतलब आज के टाइम पे ऐसा हिसाब किताब हो गया है कि भी अगर आपको फ्रेंच आती है ना, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो टेफ के अंदर, तो आपको पीआर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कि भी आप किसी और प्रोविंस में जाके अपनी पीएनपी वगैरह लेते हो। बाकी अगर हेल्थ केयर वाली कैटेगरी के ड्रॉज को देखा जाए और एजुकेशन वाली कैटेगरी के ड्रॉज को देखा जाए, एजुकेशन वाली कैटेगरी तो अभी रिसेंटली ऐड हुई थी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, पिछले 7 महीनों में एक ही ड्रॉ निकला है, लेकिन इन दोनों को अगर इकट्ठा देखा जाए तो टोटल 4 ड्रॉ हैं, लेकिन जो आईटीएस इशू है ना वो है 6000, विच आर अगेन सेम एज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। मतलब परसेंटेज तो 12.2% है ऑफ द टोटल आईटीएस इशूड सो फार इन 2025, लेकिन एवरेज देखी जाए पर ड्रॉ आईटीएस ज्यादा है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे टेबल देख सकते हो जिसके अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट सीआरएस कट ऑफ दिखाया गया है, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का अभी तक जो सबसे कम कट ऑफ गया है वो है 518, और जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है 2025 में अभी
अभी तक वो है 547। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कट ऑफ, जो कि लोएस्ट रहा है 379, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और जो हाईएस्ट गया वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है 428। तो इस टेबल से यार दो मेन कंक्लूजन निकलते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है कंक्लूजन रिलेटेड टू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के साथ जो कट ऑफ है ना कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले ड्रॉ का, वो कम होता जा रहा है, और प्रॉबली आगे आने वाले 5 महीनों में, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो कट ऑफ है वो कम ही होगा, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंट ड्रॉज निकल रहे हैं, और जो नंबर है जितने ITAs इशू किए जा रहे हैं हर ड्रॉ में वो काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंच कैटेगरी वाले अगर ड्रॉ की बात करें तो उसका कट ऑफ तो भाई शार्पली रिड्यूस हुआ है, पहले काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद काफ़ी कम हुआ, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। लेकिन जो लास्ट फ्रेंच वाला ड्रॉ था वो मई के अंदर निकला था, जिसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इस पॉज की वजह से हो सकता है जो अगला ड्रॉ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 379 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो जो CEC वाली कैटेगरी है, मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाली कैटेगरी है, उसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा बचे हुए 5 महीनों में 2025 के, क्योंकि मार्क कार्नी या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था इस साल के स्टार्टिंग में जब वो PM वगैरह बने थे कि भाई हमारा फोकस ये है कि कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं ना उनका नंबर रिड्यूस किया जाए। अब वो करने के 2 तरीके उन्होंने बताए थे। सबसे पहला तरीका तो ये था कि वो जो टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम हो गया या फिर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए, उसके जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उनको कम कर दिया जाए। लेकिन दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया था कि भाई बाहर से लोगों को कनाडा की PR कम दी जाए, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर आए थे या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, उनको कनाडा की PR दी जाए। तो उस तरीके से भी कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके साथ साथ जो प्रायोरिटी है वो रहेगी हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज वाली कैटेगरी पे, एजुकेशन वाली कैटेगरी पे और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली कैटेगरी पे। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कनाडा की PR का प्रोसेस है, जब हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR अप्लाई करते हैं ना, तो उसको 5-6 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। मतलब ITA आएगी, फिर हम अपना PCC अप्लाई करेंगे, मेडिकल वगैरह देंगे, बायोमेट्रिक्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, फिर वेटिंग टाइम होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें PR मिलेगी। अब ये सोच के देखो, अगर किसी बंदे की जुलाई से पहले ITA आ गई थी और प्रोसेसिंग में अगर 5-6 महीने लगते हैं, तो 2025 खत्म होने से पहले उसकी PR हो जाएगी और वो बंदा इस साल के टारगेट्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद अगर किसी को ITA मिलती है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में किसी को ITA मिलती है, तो प्रोसेसिंग होते होते 2026 वाला साल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बंदे की जो PR है ना वो 2026 में होगी, उसको COPR 2026 में मिलेगी, PR कार्ड उसका 2026 में आएगा। या फिर अगर कोई बाहर से बंदा अपनी PR ले रहा है तो वो कनाडा के अंदर लैंड 2026 में करेगा, प्रोवाइडेड कि उसको ITA अगस्त में आती है या फिर सितंबर में आती है। लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे। तो उस केस में वो जो लोग हैं ना वो 2026 के टारगेट्स के टुवर्ड काउंट करेंगे। इसलिए इन 4-5 महीनों में, मतलब जुलाई के बाद जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, फिर जो IRCC है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई 2026 के भी हमें टारगेट्स को थोड़ा सा अचीव करना है इसी टाइम पे, क्योंकि अगर वो 2026 का वेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 2026 के लिए। तो उस केस में पर ड्रॉ उन्हें बहुत ज़्यादा ITAs वगैरह इशू करने पड़ेंगे। इसलिए आगे आने वाले 5 महीनों में जो नंबर ऑफ ड्रॉज हैं वो प्रॉबली थोड़े से ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंटली ड्रॉज निकलेंगे और हर ड्रॉ में जो ITAs है ना वो ज़्यादा इशू किए जाएंगे। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी हिसाब किताब है, अपना IELTS का एग्जाम देना है, अपना सेल्फ-पिक का एग्जाम देना है, PTE देना है, जो एग्जाम देना है वो अपना 2 बढ़िया मार्क्स लेके आओ। साथ के साथ अगर आप फ्रेंच कैटेगरी में ट्राई कर रहे हो, अपनी फ्रेंच की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम खराब मत करो, अपना टेस्ट का एग्जाम दे दो, जो भी 7 बैंड्स वगैरह चाहिए होते हैं वो लेके आओ और अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बना लो, क्योंकि यू नेवर नो कब कितना ड्रॉ आ जाए। CEC में प्रॉबली उनको ज़्यादा नंबर ऑफ ITAs पर ड्रॉ इशू करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपना सारा काम करके रखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखो, ताकि जैसी ITA आए फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आपकी PR हो जाए और आप बन जाओ पक्के कनाडा वाले। और जिन कैटेगरीज के अभी तक ज़्यादा ड्रॉ नहीं निकले हैं, पर्टिकुलरली जो एजुकेशन वाली कैटेगरी है और जो हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज वाली कैटेगरी है, प्रॉबली इनके और ड्रॉज निकलेंगे। तो इन कैटेगरीज में अगर आप कोई जॉब करते हो, इन कैटेगरीज में आप फॉल करते हो, तो थोड़े से प्रिपेयर्ड रहना, सारी चीज़ों को लेके जो भी एग्जाम्स वगैरह दे के रखना। यू नेवर नो कब कोई ड्रॉ निकला है और आपका ITA आ जाए और बढ़िया हिसाब किताब आपका हो जाए। और
फटाफट से एक बार एक्सप्रेस एंट्री के पूल के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कि भी क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन से रेंज के अंदर कितने लोग हैं, उससे भी थोड़ा सा हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इन 5 महीनों में क्या होगा। तो बेसिकली यार 601 से लेकर 1200 स्कोर वाली रेंज में एग्जैक्टली 200 कैंडिडेट्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग वही होंगे जिनको पीएनपी मिली हुई है, क्योंकि जैसे ही हमें पीएनपी मिलती है तो 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं हमारे सीआरएस स्कोर में, तो ऑब्वियसली 600 से ऊपर ही स्कोर होगा, तो ये ज़्यादातर लोग वही हैं। तो कोई भी अगर पीएनपी का ड्रॉ आएगा तो इनमें से ज़्यादातर लोगों को आईटीएम मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो कैटेगरी है वो है अगली कैटेगरी 501 से लेकर 600 स्कोर। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 21,000 कैंडिडेट्स हैं, और अभी रिसेंटली जो सीईसी के ड्रॉज वगैरह निकले थे जिसके अंदर 3,000 आईडीएज इशू की गई थी, 4,000 आईडीएज इशू की थी, ऐसे 3-4 ड्रॉ अगर और निकल गए तो बहुत सारे लोग जिनका 515, 520, 510 स्कोर है, प्रॉबली उनको जो आईटी है वो मिल जाएगा और वो भी बन पाएंगे पक्के कनाडा वाले। लेकिन वो लोग जिनका 500 से कम स्कोर है उनके लिए अभी भी खतरा थोड़ा सा है। अगर मैं आप लोगों की सिचुएशन में होता कि मेरा 490 स्कोर बन रहा है, 480 बन रहा है, तो मैं कोशिश करता आइल्स का एग्जाम दोबारा देता, या फिर जो भी अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम मैं दे रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा देता और ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करता। अगर उसको मैक्स आउट कर चुका होता तो मैं फ्रेंच सीखने की कोशिश करता, मतलब 500 से ऊपर जाने की कोशिश करता, क्योंकि 500 से नीचे स्कोर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टारगेट्स इतने भी ज़्यादा नहीं है। और बाकी लोग जो 450, 440, 430 पे बैठे हैं उनको किसी और कैटेगरी के अंदर प्रॉबली जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जंप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस केस में अगर आप हेल्थ केयर वाली कैटेगरी में चले जाते हो, कोई जॉब वगैरह ले लेते हो, या फिर एजुकेशन वाली कैटेगरी में, या फिर प्रॉबली स्किल ट्रेड्स वाली कैटेगरी में, तो उस केस में आपका पीआर का हिसाब किताब होगा। अदरवाइज थोड़ा सा औखा हिसाब किताब है। रियलिटी बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई वो नेगेटिव बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बस सच बता रहा हूँ कि देखो 2 और 2 4 है, 3 और 3 6 है, ऐसा हिसाब किताब है। अब आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और विजन वगैरह रख सकते हो। बाकी आपको तो पता ही है कि भी आईआरसीसी आए दिन कुछ ना कुछ चेंज कर देती है इमिग्रेशन के अंदर। तो जो रिसेंटली चेंजेस वगैरह किए हैं आईआरसीसी ने, उनके बारे में जानना चाहते हो तो राइट और लेफ्ट वाली वीडियो दोनों ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, कुछ समझ आया, कुछ विजन मिली, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो या फिर कॉमेंट या लाइक करते हो, तो प्लीज़ डू दैट। और अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता है कीप हसलिंग।